सेहत कार्यक्रम में श्रोताओं हमारी आज की मेहमान हैं डॉक्टर रश्मि वार्ष्णेय गुप्ता। डॉक्टर रश्मि वार्ष्णेय गुप्ता शहर की जानी मानी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम आपसे बातचीत करने जा रहे हैं। वो है एंडोमेट्रियोसिस, कारण, लक्षण और उपचार। डॉक्टर रश्मि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये जो एंडोमेट्रियम होता क्या है और ये एंडोमेट्रियोसिस जिस बीमारी पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसको एक आम श्रोता किस तरह से समझे। देखिए, पहले हम जानते हैं कि एंडोमेट्रियम क्या होती है। जो महिलाओं का यूट्रस होता है उसकी भीतर की दीवार को एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये जो दीवार होती है वो हर महीने पीरियड्स के दौरान बाहर निकल जाती है पीरियड्स के फॉर्म में, और उसके बाद पूरे महीने फिर से नई बनती है दोबारा से बाहर निकलने के लिए। तो इस तरह से एक महिला का मासिक चक्र होता है। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि जिस तरह से यूट्रस के अंदर ये दीवार होती है एंडोमेट्रियम, उसी तरह से ये यूट्रस के बाहर पेट में कहीं या किसी और ऑर्गन में बनने लगती है, और ये दीवार भी हर महीने उसी तरह से ब्लीड करती है जिस तरीके से यूट्रस के अंदर की एंडोमेट्रियम करती है। इस बीमारी को हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। तो कुछ खास उम्र है जिसमें ये ज़्यादा देखने में आती है समस्या? देखिए, ये जो समस्या शुरू होती है इसकी उम्र वही है जो कि पीरियड्स के स्टार्ट होने की उम्र है। हमारे पास 12 से 14 साल की लड़कियां भी होती हैं जिनमें ये बीमारी की शुरुआत होती है। तो जैसे ही पीरियड स्टार्ट होना शुरू होता है ये बीमारी उसके साथ ही शुरू होती है, और जब मेनोपॉज हो जाता है तो बीमारी उसके साथ खत्म भी होती है। लेकिन इस पूरे समय में समझ लीजिए किसी महिला की उम्र है 15 साल जब से उसको पीरियड शुरू हुआ है, और 55 ईयर्स में उसका पीरियड्स खत्म हुआ, तो ये जो बीच का टाइम है उसमें ये महिला उन बीमारी से सफ़र करती है जो एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड होती है। आजकल जैसे आपने 15 वर्ष की बात की, पीरियड्स बहुत पहले भी शुरू हो रहे हैं, तो क्या जी। उनमें ये समस्या ज़्यादा देखने को जी मिलेगी? बिल्कुल, समस्या ये तो नहीं कह सकते कि ज़्यादा उन लोगों में देखने को मिलेगी, लेकिन ये समस्या तभी शुरुआत होती है जब किसी भी बच्ची को पीरियड्स की शुरुआत होती है, चाहे वो 9 ईयर्स की एज हो या फिर 14 ईयर्स की एज हो। अन्य भी लक्षण है जो इस ओर इंगित करेंगे कि ये देखिए, बीमारी जो है? एंडोमेट्रियोसिस है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है पेन। किसी भी लड़की को या महिला को पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होना, और वो पीरियड का पेन कभी कभी पीरियड स्टार्ट होने से 2-3 दिन पहले से शुरू होता है और पीरियड खत्म होने के बाद तक रहता है। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है। धीरे धीरे ये पेन पूरे महीने की साइकिल में आगे बढ़ता जाता है। तो जब बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है तो ये पेन जो है, लोअर एब्डोमेन में जो पेन होता है वो पूरे महीने होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसका लक्षण है दर्द होना, और खासकर पीरियड्स के दौरान दर्द होना। दूसरा इसका लक्षण है किसी भी अंग से एबनॉर्मल ब्लीडिंग होना। जैसे कि कुछ लोगों को नाभि के आसपास एंडोमेट्रियोसिस होती है, तो पीरियड्स के दौरान जैसे उनको वजाइना से ब्लीडिंग होती है उसी तरह से उनको नाभि से भी ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस कभी कभी लिवर में भी होती है, कभी कभी आंतों में भी होती है, कभी कभी पुराने सिजेरियन के जो स्कार होते हैं या ऑपरेशन की जो लाइन होती है वहां से भी ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि वहां पर कुछ टिश्यूज एंडोमेट्रियम के पहुंच जाते हैं। एक तो पेन होना सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है इसका, और एक है ब्लीडिंग होना। हम जांचों की बात बाद में करेंगे, पहले हम जानना चाहेंगे कि इसके प्रमुख कारण क्या हैं, कौन से लोग हैं जो रिस्क में होते हैं। एंडोमेट्रियोसिस किसी भी महिला को हो सकती है। इसको लेकर काफी थ्योरीज मेडिकल साइंस में दी गई हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है बैक फ्लो की थ्योरी, जिसमें ये माना जाता है कि पीरियड्स के दौरान जो ब्लड बाहर निकलना चाहिए शरीर से, वो बैक फ्लो होकर ट्यूब्स के जरिए ओवरी में और हमारे पेट की नीचे वाली सतहों में पहुंच जाता है, जिससे ये बीमारी बनना शुरू होती है। तो जो अब तक सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी जो निकाली गई है वो बैक फ्लो की ही है। इसके अलावा मान लीजिए कोई यूट्रस का ऑपरेशन हुआ है, या बच्चा होने के बाद किसी पुराने टांके में या स्टिच में अगर एंडोमेट्रियम का कोई टिश्यू पहुंच जाता है या वॉश नहीं हो पाया या वहां चिपका रह गया, तो वो भी वहां पर जब जब हमारी ओवरीज में हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं वो उस जगह पे ग्रोथ करता है, और पीरियड्स के साथ वहां भी ब्लीडिंग होती है। अब हम जानना चाहेंगे कि वो कौन सी प्रमुख जांचें हैं जब आप इलाज करते हैं तो करवाई जाती हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो ओपीडी में पेशेंट आते हैं वो आते हैं दर्द लेकर। मान लीजिए कोई छोटे बच्चे जिसको पीरियड्स के दौरान काफी दर्द होता है, या महिलाएं जिनको कुछ एक नए दर्द की शुरुआत हुई है जो पहले कभी नहीं होता था, फिर होने लगा है, तो सबसे पहले हम पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कराते हैं।
अगर अल्ट्रासाउंड में हमें कुछ एबनॉर्मेलिटी नज़र आती है, जैसे मान लीजिए हमें एंडोमेट्रियोमा दिखाई देता है। एंडोमेट्रियोमा यानी कि जो ओवरीज होती हैं उनमें ये मेंस्ट्रुअल ब्लड भर जाता है, डेसिकेट हो जाता है, सूख जाता है, और वो फुटबॉल साइज तक के भी हो सकते हैं ओवरीज, जिसको हम एंडोमेट्रियोमा कहते हैं। तो इस तरह के जब हमें फीचर्स दिखाई देते हैं या हमें किसी भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होने पे शक होता है कि इनको एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है, तो अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और इसके अलावा हम एक CA-125 जांच कराते हैं। ये एक मार्कर होता है, ओवेरियन मार्कर, जो कि ज़्यादातर एंडोमेट्रियोसिस और एडेनोमाइसिस के केसेस में बढ़ा रहता है। अब हम इलाज की बात करते हैं। एक बार ये स्थापित हो गया जी कि ये रोग है, जी, तो इलाज किस तरह का है और कितना लंबा चलता है? इलाज डिपेंड करता है पेशेंट की बीमारी किस स्टेज की है। तो जो सबसे, मान लीजिए अगर हमें अल्ट्रासाउंड में कुछ ऐसी फाइंडिंग नहीं दिखती है तो हम पेशेंट को मेडिसिन पे रखते हैं। लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड में एविडेंट चीज़ें नज़र हमें आती हैं, जैसे एंडोमेट्रियोमा नज़र आता है या फिर एमआरआई में हमें आसपास के ऑर्गन से ये ब्लड जो है चिपका हुआ नज़र आता है, तो हम पेशेंट को सर्जरी एडवाइस करते हैं। इसकी जो सर्जरी होती है उसमें जो गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जरी है उसको हम डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी कहते हैं। इसमें हम दूरबीन विधि के द्वारा पेशेंट के पेट की जांच करते हैं और देखते हैं कि बीमारी कहाँ तक फैली हुई है। इसी लेप्रोस्कोपी के दौरान हम पेशेंट की एडेजियोलिसिस करते हैं, मतलब जहाँ पे उसके ऑर्गन्स चिपके हुए हैं, आंतों से चिपके हुए हैं या ओवरीज चिपकी हुई हैं, उनको हम सेपरेट करते हैं, उस एरिया को वॉश करते हैं, और अगर एंडोमेट्रियोमास हैं तो उनको ओपन करके क्लीन करते हैं। और उसके बाद हम पेशेंट को, जब ये दूरबीन की जांच खत्म हो जाती है, तो हम पेशेंट को सर्जरी के बाद कुछ समय तक दवाइयों पे रखते हैं, जिससे इस दवाइयों को देने का पर्पज़ ये होता है कि हम पेशेंट के पीरियड्स को या तो पूरी तरह बंद कर सकें या फिर हम बहुत कम कर सकें, जिससे कि जो अंदर इम्प्लांट्स हैं एंडोमेट्रियम के, जो एबनॉर्मल जगह पर हैं, वो सूख जाते हैं। उनके सूखने की वजह से अब वो पीरियड्स के दौरान बार बार ब्लीड नहीं करते हैं। तो धीरे धीरे इस बीमारी को हम जड़ से खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये इलाज कभी कभी सर्जरी के पहले भी हम देते हैं और सर्जरी के बाद भी देते हैं। तो कंप्लीट जो ट्रीटमेंट है एंडोमेट्रियोसिस का, उसमें सर्जरी प्लस मेडिसिन दोनों आता है। डॉक्टर रश्मि, इसमें सफलता की दर कितनी है? एंडोमेट्रियोसिस में रिकरेंस बहुत ज्यादा होती है। कई बार देखा गया है कि ट्रीटमेंट देने के बाद और सर्जरी के बाद भी पेशेंट्स को 1.5 से 2 साल में अगर वो ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं तो बीमारी रिकर करने लगती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पेशेंट के पीरियड्स को आप हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकते। आप मान लीजिए 1.5 से 2 साल तक पेशेंट के पीरियड्स को कंट्रोल करके रखते हैं, लेकिन फिर आपको स्टार्ट करना पड़ता है, और जैसे ही आप पीरियड्स को स्टार्ट करते हैं ये बीमारी फिर से शुरू हो जाती है। तो रिकरेंस इसमें बहुत ज़्यादा होता है एंडोमेट्रियोसिस में। वो हम अपने पेशेंट्स को भी काउंसिल करते हैं कि अगर ऐसी कोई अवस्था है या 5 से 6 महीने हो गए हैं ट्रीटमेंट बंद हुए, तो वो अपनी जांचें, जैसे कि अल्ट्रासाउंड और CA-125 का लेवल दोबारा से करवाएं। क्या किसी अन्य रोग का भी इससे संबंध है, जैसे हम PCOD के बारे में सुनते हैं? जी, एंडोमेट्रियोसिस ज़्यादातर उन महिलाओं को होती है जिनमें एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल अच्छे होते हैं, और जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा टीनेजर्स में ये चीज़ फैली हुई है PCOS, जो कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। इसमें भी एस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ जाते हैं, हाइपर एस्ट्रोजेनीमिया होता है। ये हाइपर एस्ट्रोजेनीमिया ही कारण है एंडोमेट्रियोसिस होने का, PCS होने का, पेशेंट को यूट्राइन कैंसर होने का, ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर होने का। एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जब शरीर में जरूरत से ज्यादा होता है तो तरह तरह की बीमारियां लेडीज को होती हैं और कैंसर्स भी होते हैं। अगर हम इसका इलाज नहीं करते हैं तो हो सकता है पेशेंट को एक एज पर जाकर कैंसर की शुरुआत होने लगे। क्या आनुवंशिकता भी इसके पीछे कोई कारण हो सकता है? वैसे आनुवंशिकता को लेकर कोई ऐसी थ्योरी अभी नहीं आई है, लेकिन ये देखा जाता है महिलाओं में कि अगर उनके परिवार की महिलाओं में ये बीमारियां हैं, जैसे कि गर्भाशय का कैंसर है, ओवरी का कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर है, तो वो महिलाओं में परिवार में चलते हैं। जैसे कि अगर घर में मौसी हैं, बुआ हैं या बहनें हैं या मदर हैं, उनको अगर कोई कैंसर है तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन को या महिला रिलेटिव्स को हो सकता है। इस समय तमाम श्रोता आपको सुन रहे हैं और काफ़ी संख्या में महिलाएं भी हमारे इस कार्यक्रम को सुनती हैं, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे जिससे कि वो इस बीमारी से बची रह सके? तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको पीरियड्स के दौरान एक ज़रूरत से ज़्यादा अगर पेन होता है तो उसको नज़रअंदाज ना करें। चाहे आपके घर में छोटी बच्चियाँ हों या महिलाएं हों, अगर उनको पीरियड्स के दौरान इतना पेन है कि उनको दवाओं और इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर उनकी जो रूटीन है, जैसे ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, अगर वो बाधित हो रहा है पेन की वजह से, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, जिससे कि डायग्नोज कर सके हम कि पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस या कोई दूसरी बीमारी तो नहीं है। तो पहले तो इस
इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जो बॉडी के मसल्स हैं वो बहुत हेल्दी रहते हैं, तो उसमें ब्लड का स्टेगनेशन नहीं होता है। आप पीरियड्स के दौरान जो आपका ब्लड का फ्लो है वो पूरी तरह से बाहर आता है। और दूसरा, पीरियड्स के दौरान जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ आराम करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। और आपको पीरियड के दौरान भी अपनी छोटी मोटी एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके अलावा पीरियड्स में हाइजीन का खास ध्यान रखें आप। और जो है किसी भी तरह की परेशानी होने पर बिना किसी झिझक के, ज्यादातर हम लोग देखते हैं हमारे परिवारों में जो छोटी बच्चियों को पीरियड से रिलेटेड परेशानियां होती हैं उनको लेकर हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें कि अगर छोटे बच्चों को भी कोई दिक्कत है तो डॉक्टर के पास जरूर दिखाएं। अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से? बिल्कुल, अगर घर में किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की परेशानी है तो बिना किसी सोशल स्टिग्मा के आपको डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए और उनसे जरूरी सलाह लेनी चाहिए। तो डॉक्टर रश्मि वार्ष्णेय, आज आप इस कार्यक्रम में आई और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद।